ERP वगैरह के हवाले से। तो ERP क्या है बेसिकली? ERP जो है वो आपके ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बिजनेस रन करने में इंसानों की हेल्प करते हैं। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल ERP की जो है वो यही होती है कि आपके डेटाबेस होता है उसके अंदर। अच्छा, अब वो फिर उनके अलग अलग तरह के लेवल्स होते हैं कि कुछ आपके कस्टमाइजेबल होते हैं, कुछ आपके ऑफ द शेल्फ होते हैं, जैसे कि ये है सॉफ्टवेयर। तो सबके अलग अलग जो हैं वो कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। कुछ आपको चीज़ें सीखने के हवाले से या आपको रिपोर्टिंग के हवाले से जो है वो आपको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो अलग अलग आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्विक बुक के हवाले से, तो क्विक बुक जो है वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था और हम लोगों ने जो जो चीज़ें क्विक बुक में की थी यही सारी चीज़ें आपकी पीच ट्री में भी होंगी, यही सारी चीज़ें आपकी टैली में भी होंगी, यही सारी चीज़ें आपकी आपके जो कस्टमाइज ERP होते हैं उनके अंदर भी होंगी। मेन चीज़ क्या होती है, सबसे पहले आपके पास बनते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। जब अकाउंट्स होंगे तो उसके अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, अकाउंट्स होंगे ही नहीं तो ट्रांजैक्शंस हो भी नहीं सकती, राइट? तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए पहली चीज़ चार्ट ऑफ अकाउंट्स है कंपलसरी। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बाद फिर हम लोगों ने कुछ आइटम्स ऐड किए थे, कस्टमर्स बनाए थे, वेंडर्स बनाए थे। ये सिर्फ एक डेटाबेस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझने वाली बात नहीं है। कस्टमर है, उसका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें बस आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जिनकी आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। सिमिलरली उसके बाद हमारे पास जो है वो वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं। वही बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ एक डेटाबेस है आपके। इसके कस्टमर के क्या क्या नंबर्स हैं, क्या क्या अकाउंट नंबर्स हैं, कहाँ कहाँ उसके वेयर हाउस हैं, कहाँ पे उसका एडमिन ऑफिस है, मल्टीपल एड्रेसेस रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, क्योंकि एक फील्ड इन्होंने ये भी दी हुई होती है, जैसे यहाँ पे पेमेंट सेटिंग में मैं देख रहा हूँ कि अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, तो अकाउंट नंबर तो एक डाल दिया मैंने यहाँ पे HBL का। अब मुझे ट्रांजैक्शन UBL से करनी है, फिर क्या करें भाई? तो आपके पास एक एडिशनल इन्फो का पैनल दिया हुआ होता है, टैब दिया हुआ होता है, यहाँ पे आपकी कस्टमाइजेबल फील्ड होती हैं। तो आप यहाँ पे जितने चाहो आप अपनी मर्जी से आप यहाँ पे ऐड करवा सकते, जितने चाहो नहीं मतलब काफ़ी सारे आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और सेकंड ये कि अगर कोई ऐसी चीज़ है कि आपको यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो आपको रिकॉर्ड करनी है, तो आपको कुछ बना के उन्होंने दिए हुए हैं, वेबसाइट है, अगर आप वेबसाइट नहीं करने तो लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है, या स्काइप ID है, या जो भी कुछ भी है वो आप यहाँ पे उस कस्टमर के बारे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने आइटम्स एंड सर्विसेज से दोबारा से बात को। तो मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि मेरे पास इन्वेंट्रीज मौजूद ही नहीं है कि मैं ट्रांजेक्शन्स कर सकूँ। ठीक है, बाय करनी पड़ेंगी ताकि मैं सेल कर सकूँ। प्राइसेस मेरे पास लिखी हुई आ गई, ये सब मेरे पास इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है, राइट? सबसे पहले मैं इन्वेंट्रीज को बाय करूँगा, सही है। एक बात जो रिकॉर्ड हो गया, एक बात जो सबसे पहले हमें समझनी है वो ये है कि कैश परचेज, कैश परचेज, इसकी एंट्री हमारे पास नॉर्मली क्या होती है? परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, नॉर्मली एंट्री जो होती है वो ये होती है। इसी तरह अगर क्रेडिट परचेज होता है तो एंट्री क्या होती है? परचेज तो आपका वैसे ही डेबिट होता है लेकिन क्रेडिट हो जाता है अकाउंट्स पेबल। ठीक है, अच्छा, अब इसी ट्रांजैक्शन में क्रेडिट परचेज वाले में अगर हम डिस्काउंट ऐड कर दें कि भाई मैंने कुछ खरीदा मुझे डिस्काउंट मिला, तो परचेज डेबिट होगा। अच्छा, मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ डिस्काउंट।
ठीक है, अगर मैंने कुछ बाय किया तो परचेज तो मेरा वैसे ही डेबिट होगा, क्रेडिट होना है मेरा अकाउंट्स पेबल आपका हो जाएगा क्रेडिट, सही है, होना तो यही है। लेकिन फॉर इंस्टेंस मैंने इन्वेंट्री खरीदी 5,000 रुपये की और मुझे सप्लायर को पैसे देने हैं 4,500, तो ये बीच का 500 रुपये का डिस्काउंट ये डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए? इन्वेंट्री तो मेरे पास पूरे 5,000 रुपये की आई है, 5,000 वर्थ की आई है, मार्केट वैल्यू इसकी 5,000 की, कम है क्रेडिट वाली साइड पे, तो क्रेडिट होगा। डिस्काउंट यहाँ पे बुक होगा क्रेडिट पे 500 रुपये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 5,000 रुपये की टोटल इन्वेंट्री आई है, पे मुझे करना है 4,500 और ये बाकी का 500 क्या है, ये मेरा परचेज डिस्काउंट है। सेम दिस सिनेरियो ऑल्सो गोज फॉर सेल्स। सिर्फ क्या है कि कैश डेबिट वहाँ पे सेल्स के वक्त कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, और क्रेडिट परचेज के वक्त जो है वो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट के वक्त आपके पास जो है वो आपका अकाउंट रिसीवेबल टोटल अमाउंट से डेबिट होगा, और कैश आपका जो है वो जितनी भी अमाउंट आपने डिस्काउंट के बाद की है उससे क्रेडिट होगा। इसको साइलेंट करते हैं ठीक है, और बाकी की जो अमाउंट डिस्काउंट की है वो आपकी डेबिट साइड पे चली जाएगी। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा था, हमें ये सब कुछ नहीं करना, ये सब कुछ क्विक बुक के अंदर ऑटोमेटेड है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे एंटर बिल्स के नाम से। जब भी आपको इन्वेंट्री कैश पे बाय करेंगे, ठीक है, अगेन मैं आपको ये बात बता दूं, ये सॉफ्टवेयर अमेरिकन स्टैंडर्ड पे बना हुआ है, वहाँ पे कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होती हैं। ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे आपके पास ये सॉफ्टवेयर ने ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपके पास पेमेंट उसी वक्त आपको मिल गई, चेक मिल गया आपको उसी टाइम में, तो आपने एंटर बिल में जाके इसको रिकॉर्ड किया, और एंटर बिल में आपने बताया कि आपने किस सप्लायर से बाय किया है, एप्पल से, आइटम्स कौन से बाय किए हैं, डेफिनेटली एप्पल से आईफोन ही बाय होगा, कितनी क्वांटिटी 10, यूनिट कॉस्ट है 2,10,000, तो टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी, क्वांटिटी है 10, तो टोटल अमाउंट बन जाएगी 2.1 मिलियन। उसके बाद मैंने इसको करवा दिया सेव एंड क्लोज। ठीक है, ट्रांजेक्शन हो गई सेव, मेरे पास इन्वेंट्री डेबिट हो गई है। आप यहाँ पे चेक करो, आपके पास 10 अप्रैल के आईफोन अवेलेबल फॉर सेल में आ गए। ठीक है, 10 मोबाइल अवेलेबल हैं, और बाकी का पैसा बाकी का जो पैसा आपके पास से अभी तक निकला नहीं है वो कहाँ चला गया, अकाउंट्स पेबल 2.1 बिलियन। अभी तक कंसीडर ये हो रहा है कि पैसा बैंक से नहीं निकला, मैंने उसी वक्त चेक लिख के उसको दे दिया था, लेकिन वो बैंक से अभी तक नहीं निकला ड्यू टू एनी रीजन, या तो उस सप्लायर ने अभी तक बैंक में जमा नहीं कराया, वीकेंड आ गया था। ठीक है, या दूसरा सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान में तो स्टेट बैंक है एक, ठीक है, पूरे पाकिस्तान का एक ही स्टेट बैंक है, अमेरिका में 52 स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अपना स्टेट बैंक है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास अगर एक चेक हमारे पास पाकिस्तान में अगर 2 या 3 दिन में क्लियरिंग का क्लियर हो जाता है, 2 दिन मैक्सिमम होते हैं, वरना 1 डेढ़ दिन में आपके पास वो क्लियरिंग का चेक क्लियर हो जाता है। यूएस में वही काम आपका 7 डेज में होता है, क्योंकि वो आपका इसका प्रोसेस ये होता है जिस तरह पाकिस्तान में है कि आपके सारे चेक्स जाके स्टेट बैंक में जमा होंगे, स्टेट बैंक से फिर चेक किया जाएगा कि किसके बैंक में कितना पैसा है, फिर वो सारे चेक्स वापस वहाँ पे आएंगे, फिर वो अमाउंट जो है वो वहाँ से वहाँ पे ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक है, तो यूएस में भी यही होता है, लेकिन यूएस में क्या होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आप मियामी में हैं और मियामी का आपने पेमेंट देनी है डेट्रॉइट में, तो ये दो अलग अलग आपके स्टेट्स कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपके पास जो है वो पहले आपका चेक जाएगा मियामी के स्टेट बैंक में, फिर वो जाएगा आपके डेट्रॉइट के स्टेट बैंक में, तो ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो जब तक आपके बैंक से पैसा नहीं निकलेगा ये कहाँ खड़ा रहेगा, अकाउंट्स पेबल में, कि आपने 2.1 मिलियन की बाइंग की। अच्छा, फिर 2.1 मिलियन जब आपके बैंक से निकलेगा तो क्या करेंगे हम पे बिल्स में जाएंगे,
और यहाँ पे आपके पास एक पेंडिंग बिल आ रहा होगा 2.1 मिलियन का, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास बैंक में कितना पैसा पड़ा है, कैश में कितना पड़ा है, 5 मिलियन दोनों में पड़ा हुआ है। 2.1 मिलियन की मैंने बाइंग कर ली है। तो अब मैं ये पैसे निकालूंगा HBL से। पे बिल में गया, मेरे पास ये पैसे यहाँ पे आ रहा था कि 2.1 मिलियन मुझे देने, मैंने कहा हाँ ठीक है, ये पैसा निकल गया मेरे बैंक से, HBL से। मैंने यहाँ पे चेक लगाया और इसमें जो है मुझे पूरा 2.1 मिलियन ही देना होगा, क्योंकि मैं विद इन 10 डेज पेमेंट करूँ तो मुझे 2% डिस्काउंट भी मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है 2%, नेट डेज 30%, तो उसका डिस्काउंट कितना सजेस्ट कर रहे हैं मुझे, वो 42,000। पैसा कहाँ से निकलना है, HBL से, तो मैंने कैश की वजह से लेकर लिया यहाँ से। HBL पैसा HBL से निकल रहा है और 42,000 मुझे इसमें से कम करवाने हैं, तो मैं इसको सेट डिस्काउंट में जाऊंगा और 42,000 यहाँ वो आपसे पूछ रहा है डिस्काउंट अकाउंट बता दो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपके पास वो अकाउंट्स पेबल का काम खुद से कर रहा है तो वो उसको डिस्काउंट के लिए भी एक अकाउंट चाहिए होगा। तो डिस्काउंट के लिए जो उसको अकाउंट चाहिए है वो मैं ऑलरेडी बना चुका था परचेज डिस्काउंट के नाम से। ये मैंने यहाँ पे लिंक करवा दिया, उसके बाद मैंने इसको डन किया और फिर पे सेलेक्टेड बिल किया। 2.1 मिलियन में से कितना पैसे निकल रहा है, 2.058 मिलियन। उसके बाद मैंने इसको पे सेलेक्टेड बिल किया और उसके बाद मैंने इसको डन कर दिया। अब जाके मैंने चेक किया अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स की वैल्यू, तो मुझे पता चला कि भाई मेरे अकाउंट्स पेबल से 2.1 मिलियन ख़त्म हो चुका है और मेरे HBL से उसका इफेक्ट हो चुका है। HBL में आपके रह गए हैं 2.942 मिलियन रुपीज़। बाकी की चीज़ें और डिटेल में जाना है तो रिपोर्ट्स में आ जाएं। रिपोर्ट्स में अकाउंट एंड टैक्सेस के अंदर जनरल लेजर खोल के देख लेते हैं, तो हमारे GL के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई कैश में तो 5 मिलियन जैसा था वैसे ही पड़ा हुआ है। HBL में आपके पास 5 मिलियन था, लेकिन अब आपके पास जो है वो इतनी अमाउंट निकलने के बाद रह गया है 2.9 मिलियन। और इन्वेंट्री आपके पास बढ़ गई है, इन्वेंट्री आपकी 2.1 मिलियन की डेबिट हो चुकी है और पेमेंट आपके पास जो है वो 2.58 की आपने वो कर दिया। डिस्काउंट भी आपका साथ में ट्रैक हो रहा है कि आपका अकाउंट्स पेबल जो है वो क्रेडिट हुआ था 2.1 से, लेकिन वो डेबिट हुआ है इतने से, और बाकी का क्या था वो आपका डिस्काउंट था। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे डिस्काउंट अकाउंट आपके पास देखो, परचेज डिस्काउंट अलग से रिकॉर्ड हो रहे हैं, जितने डिस्काउंट आपको मिलते रहेंगे वो यहाँ पे आपका ऐड होता रहेगा। ये हो गई मेरी पहली ट्रांजैक्शन जो मैंने रिकॉर्ड की थी एंटर बिल्स में। फिर जब पैसा बैंक से निकल गया तो मैंने कहाँ रिकॉर्ड की, वो पे बिल्स में। इसी तरह अगर आपके पास कैश की बजाय वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट की होती तो वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, वो होता है रिसीव इन्वेंट्री में। अच्छा, रिसीव इन्वेंट्री में आपके पास जो है वो दो ऑप्शंस आपको दे देगा। पहला आपके पास है विद बिल और दूसरा आपके पास है विदाउट बिल, ठीक है। मैं विदाउट बिल की सिर्फ आपको एक ट्रांजैक्शन करके बता दूंगा कि विदाउट बिल क्या होता है, लेकिन अब बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो मैं विद बिल ही करूंगा। विदाउट बिल में इसके बाद वाली ट्रांजैक्शन करूँ। मेरे पास एज्यूम करते हैं कि मेरे पास बिल भी आया हुआ, एक ट्रांजैक्शन भी हो गई। अच्छा, वो क्या था, बिल के साथ साथ मैंने एक ट्रांजैक्शन की। नोकिया से मैंने कुछ फ़ोन्स ख़रीदे, नोकिया के, फॉर इंस्टेंस 5, ठीक है। तो 5 फ़ोन्स मेरे बने 1,25,000 रुपये के। इस डेट को ख़रीदा, मुझे डिस्काउंट भी मिलना है, आगे चल के वो सब भी चीज़ें होंगी। तो मैंने जस्ट यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन कर ली। मैंने जो डिस्क्रिप्शन वहाँ डाली थी वो डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखी हुई आ जाएगी। उसके बाद मैंने इसको करवा दिया सेव एंड क्लोज। इन्वेंट्री भी आ गई, बिल भी आ गया था। मैंने क्या रिकॉर्ड किया था, इन्वेंट्री विद बिल। मैं गया पे बिल में, जब मेरे पास बैंक से पैसा निकलेगा मैं जाऊंगा। अभी भी देखो, अब यहाँ से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो या यहाँ से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, दोनों केसेस में एंट्री कहाँ जाके गिरती है, अकाउंट्स पेबल में, ठीक है। मतलब आप डायरेक्टली जो है वो कैश डेबिट अकाउंट्स, कैश डेबिट और सॉरी परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट नहीं करवा सकते। दोनों सिनेरियोज आपको जो है वो एज अ क्रेडिट ही कंसीडर करे जाएंगे, ठीक है। अब आपने वो बाइंग कर ली। बाइंग होने के बाद मैं इन्वेंट्रीज में देखता हूँ, देखो मेरे पास नोकिया के आइटम बढ़ गए, 5 आ गए। अब मैं पे बिल में जाके नोकिया की पेमेंट निकाल लूँ और 1,25,000 मैंने कैश में पे कर दिया। मैंने कहा भाई ये HBL से पे नहीं कर रहा, मैं कैश से पे कर रहा हूँ। ओके, डिस्काउंट भी सजेस्ट हो रहा है क्योंकि विद इन 10 डेज पेमेंट और परचेज डिस्काउंट भी मुझे मिलेगा। उसके बाद मैंने इसको कर दिया पे सेलेक्टेड बिल, ये मैंने उसकी पेमेंट कर दी। अब मेरा जो GL बैलेंस है जनरल लेजर,
ये आपको क्या बता रहा है कि कैश आपके पास 5 मिलियन पड़ा था, 1,22,500 रुपए की आपने पेमेंट निकाली है, और ये जो बाकी का डिफरेंस था डिस्काउंट का, ये कहाँ गया, ये आपका फिर परचेज डिस्काउंट में जाके 2,500 रुपए ऐड हो गए। यानी डिस्काउंट्स आपके जितने भी हैं वो अलग से रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। ये आपके अकाउंट्स पेबल जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होगी उसके हिसाब से रियल टाइम में अपडेट होता रहेगा। जैसे क्रेडिट होगा तो अमाउंट आ जाएगी, जैसे वो डेबिट होगा तो अमाउंट कम हो जाएगी, उसके बाद जब आपके पास पेमेंट हो जाएगी तो बैलेंस आपका जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास एक ट्रांजेक्शन थी जो कि क्रेडिट से परटेन कर रही थी। तो कैश से करें या क्रेडिट से करें, क्विक बुक के अंदर बात एक ही है, दोनों केसेस में आपका जो पैसा है वो अकाउंट्स पेबल में ही खड़ा होगा। नाउ तीसरे सिनेरियो पे जा रहे हैं हम। तीसरा सिनेरियो जो है वो हम सिर्फ एक ही दफ़ा डिस्कस करेंगे, और वो ये है कि रिसीव इन्वेंट्री के अंदर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है विदाउट बिल का। ठीक है, कि बिल आपके पास आया नहीं, आपके पास सिर्फ इन्वेंट्री पहुंच गई है। अब आपके पास जो इन्वेंट्री आ गई है वो अलग से रिसीव करनी है, जब बिल आएगा तो बिल के साथ उसके एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, राइट। और ऐसा बहुत सिनेरियोस के अंदर होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, पहले मैं भी सोचता था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि इन्वेंट्री आ गई और बिल नहीं आया। तो मेरे एक स्टूडेंट ही थे समझ लें, वो काम कर रहे थे वहाँ पे न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा में। अब वो न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा के बारे में बता रहे थे कि भाई अगर आपके पास कोई इन्वेंट्री होती है, हमने वो कुछ मंगवाया कहीं से और सप्लायर गुलशन में बैठा हुआ था, वो आके गुलशन में दे देता है, इन्वेंट्री पहुंचा देता है, लेकिन इसका बिल जो है वो डिफेंस जाता है, पेमेंट वगैरह अकाउंट्स डिपार्टमेंट उनका पूरा डिफेंस में ही है। तो ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता है कि आपके पास जो है वो पेमेंट आ जाती है, इन्वेंट्री आ जाती है, बिल नहीं आया होता। तो इस तरह के केस में जब आपके पास पेमेंट आ गई और हाँ इन्वेंट्री आ गई और बिल नहीं आया हुआ, तो आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ होता है क्विक बुक के अंदर, रिसीव इन्वेंट्री विदाउट बिल का। तो विदाउट बिल हम सिर्फ एक ही दफ़े डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं दोबारा नहीं बताऊंगा ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि ये कोई इतनी खास वो नहीं है। फॉर इंस्टेंस मैंने सैमसंग की चीज़ें थी, मैंने कुछ इससे ख़रीदा था, तो सैमसंग का मेरे पास जो है वो इन्वेंट्री आ गई, टोटल अमाउंट बन रही है 1 मिलियन की। उसके बाद मैंने इसको करवा दिया सेव एंड क्लोज। अब मेरे पास इन्वेंट्रीज में सैमसंग भी मौजूद है 5, और मेरे पास अभी भी जीएल में एंट्री क्या पड़ी होगी, अकाउंट्स पेबल दोबारा 1 मिलियन से क्रेडिट हुआ होगा। ठीक है, अब ये 1 मिलियन में बैंक से निकालता हूँ क्या कैश से निकालता हूँ, वो मेरी मर्जी, अभी तक निकला नहीं है, निकलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई पे बिल में गया तो यहाँ तो कुछ पेंडिंग ही नहीं आ रहा। अब वो पेंडिंग क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी तक आपके पास बिल तो आया नहीं है, आपने कहाँ रिकॉर्ड किया था विदाउट बिल में। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद आपके पास वो बिल पहुंचा। अब क्या होगा, हमें ये वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। अगर बिल के साथ आ जाता है तो ये ऑप्शन हमारे लिए यूजलेस है, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ये क्या है, बिल को इन्वेंट्री के साथ लिंक करवाना। जब मेरे पास बिल आया तो मैं क्या करूँगा, मैं इन्वेंट्री विद बिल में जाऊँगा और यहाँ पे सप्लायर का नाम बताऊँगा कि भाई बिल पहुँचे मेरे पास सैमसंग के पास से, वो आपको पेंडिंग वाला दिखा देगा कि ये आपके पास ट्रांजैक्शन हुई थी जिसका बिल आपको नहीं मिला था, या आपने उसके साथ उसको लिंक करवा दिया। तो जब ये लिंक हो जाएगा तब आपके पास पे बिल में अपीयर होगा। जब तक ये बिल नहीं आएगा आप इसको नहीं बताएंगे कि बिल आ गया, तब तक वो पे बिल में नहीं आएगा। ठीक है, तो पे बिल में गए, 1 मिलियन की अमाउंट है, 20,000 रुपये का डिस्काउंट है, अवेल करना है डेफिनेटली। और उसके बाद फिर पेमेंट आपके पास से कैश से निकलेगी। उसके बाद मैंने इसको कर दिया पे सेलेक्टेड बिल, उसके बाद मैंने इसको कर दिया डन। ठीक है, अच्छा सिमिलरली एक उससे पहले आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, वो है परचेज ऑर्डर का। कोई नया सिनेरियो, कोई नई चीज़ इसके अंदर आपको नहीं दी, सिर्फ ऑर्डर है। आपने सप्लायर को एक बल्क क्वांटिटी ऑर्डर करनी थी, एप्पल की आपने कहा, बल्कि सैमसंग की कर देते हैं, सैमसंग के आपको सप्लायर को आपने एक ऑर्डर दे दिया नोट 10 का, 10 नोट 10 आपको चाहिए थे, तो टोटल अमाउंट आपकी बनती है 2 मिलियन की। आपने ऑर्डर दिया, उसके बाद मैंने इसको करवा दिया सेव एंड क्लोज। अगर वो बल्क क्वांटिटी में आपको ऑर्डर पे अमाउंट कम लगाता है, फॉर एग्जांपल 195,000 लगाते हैं, तो आप यहाँ पे उसको चेंज करवा सकते हैं। न्यू कॉस्ट पे अपडेट करना है, मैंने कहा नहीं, 195,000 के हिसाब से एक ही ट्रांजेक्शन। उसके बाद मैंने उसको कर दिया सेव एंड क्लोज। अच्छा, अब सेव एंड क्लोज करने के बाद मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब इस ऑर्डर से आपके जीएल पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर का अकाउंटिंग से कोई कनेक्शन नहीं। कब होगा, जब इन्वेंट्री मिल जाएगी और पेबल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले
आप ऑर्डर भले 5 करोड़ मोबाइल का दे देते, लेकिन उसका अकाउंटिंग में कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा। हाँ, रिपोर्ट्स अगर आपको देखनी है तो परचेजेस की रिपोर्ट में आपके पास एक रिपोर्ट आ रही होती है परचेज ऑर्डर वाली। तो परचेज ऑर्डर आपको बता देगा कि आपके पास इतना परचेज ऑर्डर अभी पेंडिंग है, किस किस सप्लायर पे, जितने सप्लायर्स होंगे उनकी पूरी लिस्ट बना के आपको दे देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन हो गया रिसीव इन्वेंट्री का, जो कि अब आपका परचेज ऑर्डर के बाद इस्तेमाल होगा। जब आपने ऑर्डर दे दिया तो जाहिर सी बात है ऑर्डर देने के बाद फिर आपको वो ऑर्डर रिसीव होगा कुछ टाइम के बाद। तो जब वो ऑर्डर आपको रिसीव होगा तो हम रिसीव इन्वेंट्री में जाएंगे। दोनों ऑप्शन दे देगा, विद बिल विदाउट बिल, लेकिन मैंने कहा था विदाउट बिल मैं सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ करूंगा, बाकी सारे विद बिल करूंगा। ठीक है, विद बिल मेरे पास इन्वेंट्री में रिसीव हो गया। कौन था सप्लायर? सैमसंग। पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। क्विक बुक आपको खुद बोलेगा कि भाई ये जो आप रिसीव कर रहे हो इसके ऊपर एक पेंडिंग भी था ऑर्डर, क्या आप वही रिसीव कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ एक क्लिक करना है और ये वहाँ से वो सारी चीज़ें उठाएगा और उठा के ला के मेरे सामने डिस्प्ले कर देगा। वो कहेगा भाई ये था वो ऑर्डर, अगर आप वही रिसीव कर रहे हो तो वो ये है। पूरा का पूरा उठाएगा ऑर्डर, ऑर्डर से निकाल के आपका इनवॉइस बना देगा। हाँ, जब इनवॉइस बन जाएगी, बिल बन जाएगा, तो आपके पास वो आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में एज अ लाइबिलिटी शो होने लगेगा। अब आपको सैमसंग को पे करना है 195,000, 1.95 मिलियन। अच्छा, अब मैं मुझे 1.95 मिलियन तो करने हैं, लेकिन मैं देख रहा था मुझे पेमेंट निकालनी थी एचबीएल से। अब मैं थोड़ा सा अपना फाइनेंशियल अपना व्यू से देखूं, तो मैंने कहा यार कैश मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, क्यों ना मैं कैश जो है वो एचबीएल में जमा करवाऊं और पेमेंट जो है वो मैं एचबीएल से ही निकालूं। मुझे ऑनलाइन पेमेंट करनी है इसकी। ठीक है, फंड्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, बट मैं पेमेंट जो है मुझे एचबीएल से निकालनी है, और अगर मैं ये 1.9 मिलियन निकाल दूंगा तो मेरे पास एचबीएल में पैसा बहुत कम हो जाएगा। तो मैं चाह रहा था कि यार थोड़ा सा कैश का पैसा जो है वो मैं एचबीएल में ट्रांसफ़र होता हुआ दिखा दूँ। तो मैंने फॉर एग्जांपल 1 मिलियन जो है वो एचबीएल में डाल दिया। अब एचबीएल में डाल देंगे किस तरह? हमारे पास तो यहाँ पे तो सिर्फ बाइंग और सेलिंग का अभी तक डिस्कस किया है। एक ऑप्शन क्विक बुक में होता है कंपनी के अंदर, उसका नाम होता है मेक जनरल जर्नल एंट्रीज। जनरल जर्नल एंट्रीज में आने के बाद मैं एक एंट्री पास कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं बैंक को डेबिट करवाऊंगा 1 मिलियन से, और कैश को क्रेडिट करवाऊंगा 1 मिलियन से, और मैं लिख दूंगा ये है मेरा टॉफ, ट्रांसफर ऑफ फंड, कि मैंने कैश से निकाल के एचबीएल में डाल दिया, सेव एंड क्लोज। अब देखो ज़रा अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में एचबीएल में पैसा आ गया, इसमें से 1 मिलियन कम हो गया और इसमें 1 मिलियन बढ़ गया। अब मैं पैसा निकाल रहा हूँ एचबीएल से, पे बिल में गए, सेलेक्ट बिल किया, 39,000 का डिस्काउंट है, ओके। उसके बाद फिर कैश से निकालना है या एचबीएल से, ये हमने डिसाइड किया हुआ था एचबीएल से। उसके बाद मैंने इसको कर दिया पे सेलेक्टेड बिल, और अब आपके पास आपका अकाउंट्स पेबल हो गया ख़त्म। साथ ही आपके पास जो है वो आपके सेल्स की सेल्स परचेज की पूरे आपकी अब रिपोर्ट आप सारी अपने हिसाब से देखते रहना। अब जाहिर सी बात है, देखो सप्लायर के ऊपर कितना पेंडिंग है, क्या है, ये आपके पास ट्रांजैक्शन में यहाँ पे शो होगा। अभी तक जितनी ट्रांजैक्शन हो गई वो आपके पास आ रही हैं, किससे क्या ट्रांजैक्शन हुई वो सब आपको दे देगा। तो मैं रिपोर्ट्स के ऊपर इतना वो नहीं करता। रिपोर्ट आपके पास जस्ट एक आपकी चीज़ों को व्यू करने का एक ऑप्शन होता है। अगर मैं जीएल को देखूं तो जीएल में मेरे पास आ जाएगा सब कुछ, जो जो मेरे पास डेबिट और जो जो मेरे पास क्रेडिट्स हुए हैं टोटल्स में, वो आपके सामने आपको डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ और ट्रांजैक्शंस भी एक बिजनेस में हो सकती हैं। रेंट एक्सपेंस आपने दिया, आपने कोई और चीज़ की, तो वो सब आपके पास कहाँ रिकॉर्ड होगा? जहाँ मैंने अभी अभी मेक जनरल एंट्रीज में जाके ट्रांसफ़र ऑफ फंड किया था, यहीं पे आपके पास सारे एक्सपेंसेस भी बुक होंगे। ठीक है, एक्सपेंस क्या है मेरे पास? जो है मैंने रेंट ट्रैवल एक्सपेंस पे किया फॉर एग्जांपल 5,000 का। ठीक है, मार्केटिंग के सिलसिले में मुझे कुछ ट्रैवल एक्सपेंस देना पड़ा था। बिल मेरे पास आया 15,000 रुपीज़ का। उसके अलावा एक्सपेंस मेरे पास यही हैं। अच्छा, रेंट एक्सपेंस मैंने अपने बिजनेस का रेंट भी पे किया फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज़ का। और ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन मैंने कहाँ से की? कैश। नरेशन आपकी मर्जी, आपने क्या लिखना है।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेंस पेड किए मैंने ये सारे एक्सपेंस पेड। तो क्या होगा कि बाद में मेरे पास जीएल में मुझे चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। रिपोर्ट्स में गए, अकाउंट्स एंड टैक्सेस में गए, दोबारा जीएल खोला। अब मेरे पास देखो यहाँ पे कैश की ट्रांजैक्शन आपके पास आ जाएंगी कि मैंने कैश में से क्या क्या ट्रांजैक्शंस की हैं, ये आपके पास आ गया। ठीक है कि टोटल आपका जो एक्सपेंस हो रहा है वो ये है। इस पर डबल क्लिक करो तो ये आपको खोल के दे देगा कि आपने ये जो ट्रांजैक्शन की इसमें क्या था। ठीक है, ट्रैवल एक्सपेंस आपका ये सब मिला के 70,000 रुपये का हुआ। ओके, फिर उसके बाद जो है नीचे आपके पास डेबिट होते हुए यहाँ पे नज़र आ जाएंगे आपके सारे एक्सपेंसेस। ठीक है, बिल एक्सपेंस 15,000, पेरोल नहीं हुआ, रेंट एक्सपेंस 50,000, ट्रेवल एक्सपेंस 5,000 और टोटल इसका 70,000 रुपये आपके बैंक से निकला। मेमो आपका बना हुआ रहा है यहाँ पे ये वाला एक्सपेंस पेड। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया जनरल जर्नल। परचेजेस की हमने सारी चीज़ें देख ली और हम लोगों ने जनरल जर्नल देख लिया कि जनरल जर्नल में किस तरह से रिकॉर्डिंग होती है। और अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो शुरू करेंगे वो है सेल्स का काम। और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास या उसके बाद वाली क्लास उसमें क्विक बुक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई सवाल इसमें किसी को?